अरे कल जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है वो रिजल्ट देख लिया होगा ना। क्या बात है, रेवाड़ी वाले बच्चे धराशायी हो रहे हैं भाई, क्या बात है। देखो, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी का कंपटीशन कहाँ पर है, वहाँ कहाँ टॉप 40 स्टूडेंट्स हैं 50 में, यहाँ पर 9 बच्चे हैं केवल। 40 और 9 का डिफरेंस। ऐसा क्यों है? अगर हम बात करें अदिति, बेटा परफॉर्मेंस काफी नीचे जा रही है, ऐसा क्यों है, बताएंगे इसका रीजन? अदिति, आवाज सुन रही है? गुड आफ्टरनून। बेटा ऐसा क्यों हुआ? देखो, कुछ ना कुछ तो आपने डिसाइड किया ही होगा, रीजन कुछ ना कुछ तो रहा ही होगा भी, ऐसा क्यों हुआ। टीचर्स की तरफ से फॉल्ट है, पढ़ाया नहीं गया, या हमने मेहनत नहीं की, XYZ कोई भी रीजन। अरे कुछ तो बताओ। या निकले ही नहीं? बेटा ऐसे तो कैसे काम चलेगा, फिर निकले नहीं इसका मतलब आप ये लगाओ कि भाई आप लिमिटेड क्वेश्चन निकाल रहे हो। फिर तो भाई हो सकता है 2 4 5 क्वेश्चन उसमें हो सकते हैं, एटलीस्ट 15 क्वेश्चन तो आराम से उसके अंदर। लेकिन यहाँ दिक्कत ये भी आ रही है कि हमने फर्स्ट टाइम जो सिलेबस पढ़ाया था NCERT लेवल था प्लस में रेजोनेंस, तो रेजोनेंस में बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे, सिंपल ही क्वेश्चन थे। अब दोबारा जो रिवीजन हमारा चल रहा है उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कुछ मुश्किल क्वेश्चन निकालने की, तो उस वे में हमने रिवाइज किया है केवल 4 या 5 टॉपिक हमारे पास अब तक शुरुआत वाले। तो अभी पीछे वाला जो रिवीजन है वो पेंडिंग है, जो मैं आकलन कर पा रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैंने जो अंदाज़ा लगाया उसका रीज़न अकॉर्डिंग टू मी ये हो सकता है कि हमने लगभग इसमें पहले जो 5-6 चैप्टर हैं जिनका रिवीजन किया है, नंबर सिस्टम, उसके बाद आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कोई क्वेश्चन ही नहीं था। ट्रिग्नोमेट्री का अभी रिसेंटली चल रहा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह, इनसे क्वेश्चंस कम आए हुए हैं, इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। हमने यही चैप्टर रिवाइज किए थे, इसमें क्वेश्चन आ गए लास्ट से, या जो चैप्टर हमने रिवाइज ढंग से नहीं किए हैं वहाँ से क्वेश्चन आ गए। अब वहाँ से क्वेश्चन आ गए तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि उस टाइप के जो मेजर टेस्ट के लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो हम फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं। LM के जो असाइनमेंट आपको भेजे जा रहे हैं उसमें हैं उस लेवल के क्वेश्चन, प्लस में MTG की बुक है। बेटा असाइनमेंट भेज दिया, हर बच्चा बुक परचेज कर ले, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो 800-700 रुपये की बुक आ रही है, कोई बड़ी बात नहीं है। असाइनमेंट से 19-20 अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो वो बुक अपनी परचेज कर ले। LM के जो नोट्स हैं उसकी फ़ोटोकॉपी आपके पास जो PDF फॉर्म में भेज रहा हूँ। लेकिन देखो, जुनून होगा तो ही पार पड़ेगी। अब मैंने ट्रिग्नोमेट्री वाला असाइनमेंट कल सुबह भेजा था, हर्ष और प्रियांशु, इन 2 बच्चों ने मेरे पास 2-2, 3-3 डाउट भेजे हैं बस, बाकी किसी ने और कोई डाउट नहीं भेजा। केवल 2 बच्चे हैं जो 2-2, 3-3 डाउट भेज रहे हैं, बाकी और किसी बच्चे ने कोई डाउट नहीं भेजा। तो क्या मैं ये मान के चलूँ कि बाकी बच्चों के डाउट नहीं है? ऐसा तो नहीं हो सकता। वो आपका रिजल्ट भी बता रहा है, और ऐसा मुझे भी विश्वास है, मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे भी पता है कि डाउट्स तो इसमें आएंगे। अब डाउट नहीं भेज रहे उसका अर्थ सीधा सा है कि तैयारी नहीं हो रही, क्वेश्चंस नहीं निकाल रहे आप लोग। जब तक मेहनत नहीं करोगे, जब तक तपस्या नहीं होगी, हार्ड वर्क नहीं होगा, तब तक आउटपुट नहीं मिलेगा, किसी भी हालत में नहीं मिलेगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, उसके लिए तपना पड़ेगा, शरीर को कष्ट देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब अब तो ये जुनून हो कि सर एटलीस्ट चलो जो क्वेश्चन हमारे पास थे उसमें तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मेरे को नहीं आता।
सारे आते हैं सब कुछ, जितने क्वेश्चन मेरे पास हैं। और वो आपको मैं पहले से बता रहा हूँ कि यहाँ क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। तो कोशिश करें कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ग्रिप बनाएं। एक आध टेस्ट में ऊपर नीचे हो गया उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, कंपटीशन है कोई बात नहीं है। घर बैठ के एग्जाम दे रहे हैं, XYZ अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो रिजल्ट को प्रभावित कर सकते हैं। तो उसमें एक तो इतने ज़्यादा विचलित होने की जरूरत नहीं है कि सर इस टेस्ट में पता नहीं क्या हो गया। एक बार पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाए, क्योंकि जो मेजर टेस्ट है वो फुल सिलेबस में से आ रहा है और हमने पूरे सिलेबस का रिवीजन किया ही नहीं है। पूरे सिलेबस का एक बार रिवीजन हो जाए, लेकिन उसमें आप लोगों का कोऑपरेशन मस्ट है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड के ऊपर सोल्व नहीं हो सकते। रूटीन बना लें कि रोजाना 30 क्वेश्चन तो मुझे निकालने ही निकालने हैं मैथ के, रोजाना 30 क्वेश्चन। जो यूनिट बच्चे को मुश्किल लग रही है उस यूनिट में से एक दो बार ज़्यादा रिवाइज कर जाएं, वो आसान हो जाएगी। बस इतना ही है और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। पहले जहां हम कल बात कर रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पोर्शन है, वहीं लास्ट टाइम मैंने सर्कम सेंटर डिफाइन किया था। सर्कम सेंटर, इन सेंटर हम डिफाइन कर चुके। इन सेंटर के बाद इन रेडियस आपके पास आ गया था। इन रेडियस, इनस्क्राइब्ड जो सर्कल है, ऐसी सर्कल जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स को इंटरनली टच कर रही है, उसका सेंटर तो ये इन सेंटर हो गया। उसका रेडियस आपको बताया था, इनस्क्राइब्ड जो सर्कल है उसका रेडियस एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। इनस्क्राइब्ड जो सर्कल है उसका रेडियस, किसी भी ट्राइंगल के अंदर इनस्क्राइब्ड जो सर्कल है उसका रेडियस एरिया अपॉन एस। एस सेमी पेरीमीटर है, एस क्या दिया हुआ है, सेमी पेरीमीटर। उसके बाद कल मैंने सर्कम सेंटर डिफाइन कर दिया था। सर्कम सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जो तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होता है। ये तीनों जो साइड्स हैं उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होता है। बेटा कॉन्सेप्ट्स बता दिए, कभी कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि सर क्वेश्चन डिस्कस नहीं करते, क्योंकि मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन डिस्कस करूं। चलो इस चैप्टर के मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, जो मुझे थोड़े से मुश्किल लगेंगे इनके बाद। लेकिन आप अपनी बात मेरे पास रखें कि सर इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन डिस्कस करने के बजाय आपके डाउट डिस्कस करूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्वेश्चंस आप निकालें और जहां जिस क्वेश्चन में जो दिक्कत आ रही है वो शेयर करें। शुरुआत में कुछ ऐसा लग रहा था, कुछ बच्चे डाउट ज़्यादा भेज रहे थे, अब वही बात बस 2-3-4 बच्चों के ऊपर आ गई बात। तो वो ये दर्शा रहा है कि आप लोग कितना इंटरेस्ट ले रहे हो। ट्राइंगल दी हुई है, तीनों वर्टिसेस अगर दिए हुए हैं, जो सर्कम सेंटर हमारे पास है वो सर्कल का सेंटर है जो इस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास हो रही है। यानी कि सर्कम सेंटर अगर हमारे पास सी दिया हुआ है, या फिर आप इसको जी कह दो, एच कह दो, कुछ भी कह दो, कोई भी नाम दे दिया सर्कम सेंटर, तो उस केस में सी की एच की ए से डिस्टेंस, एच की बी से डिस्टेंस और एच की सी से डिस्टेंस तीनों आपस में इक्वल होंगी। each equal to radius of this circumscribed circle। एच ए, एच बी और एच सी तीनों आपस में इक्वल है। तीनों के कोऑर्डिनेट आपके पास हैं। एच के कोऑर्डिनेट हमने एक्स और वाई ले लिए, तीनों डिस्टेंस निकाली, क्योंकि इन सेंटर निकालने का तो फॉर्मूला था, सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला था। इन सेंटर और सेंट्रोइड हमारे पास आ गया, तो उसके बाद मैं क्या निकाल सकता हूँ, सर्कम सेंटर निकाल सकता हूँ। 11th में आप पढ़ोगे, वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करना चाहो वो भी अप्लाई कर सकते हो। इस लाइन की इक्वेशन निकालें। मैंने स्ट्रेट लाइन के बारे में 3-4 वीडियो बनाई थी, बेसिक्स के बारे में, लाइन के डिफरेंट फॉर्म डिस्कस की थी। इस लाइन की इक्वेशन निकालें, इस लाइन की इक्वेशन निकालें। दो साइड्स के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं उनकी इक्वेशन निकाल लें। उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आपके पास सर्कम सेंटर हो जाएगा। एक हमारे पास लास्ट सेंटर इसमें होता है ऑर्थो सेंटर। अरे कहीं पर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है, बगैर हेजिटेशन
किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है, बगैर हेजिटेट किए कोई भी बच्चा बिल्कुल 100% फ्री होके अपनी बात मेरे तक भेज सकता है। पढ़ाते समय बिल्कुल फ्री हैं, जहां बात समझ में नहीं आई वहीं बोल दो कि सर ये बात समझ में नहीं आई, उसको फिर से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हेजिटेट ना करें, पता नहीं सर क्या कहेंगे। इतना हो सकता है आपने कोई डाउट भेजा, मैं उस टाइम मान लो फ्री नहीं हूं, तो जैसे ही फ्री होता हूं मैं आपसे बात जरूर करूंगा। एक दो क्वेश्चन मान लो हैं और कहीं इधर उधर बिजी हो गया तो मेरे दिमाग में ये आ जाता है, चलो और बच्चों के डाउट आ जाते हैं, उसके बाद इकट्ठे सोल्व करके भेज देंगे। दूसरा पॉइंट, कई बार आप लोग ये सोचते हो कि मेरा तो डाउट था ही नहीं, मैंने तो भेजा ही नहीं, ये क्वेश्चन सोल्व होकर कैसे आ गया, मेरे काम की चीज़ नहीं है, छोड़ो। ग्रुप में जो भी क्वेश्चन सोल्व होकर आया उसका सॉल्यूशन जो मैंने ऑनलाइन डिस्कस नहीं किया वो हर बच्चे के लिए कंपलसरी है, हर बच्चे के लिए कंपलसरी है। स्टेटमेंट पढ़ें, मैं पूरी स्टेटमेंट साथ लिखता हूँ, क्वेश्चन साथ लिखता हूँ, उसके बाद उसका सॉल्यूशन होता है, ताकि कोई बच्चा ये ना सोचे कि कौन से क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन साथ मिलेगा फिर नीचे उसका सॉल्यूशन है। तो एटलीस्ट 1 मिनट का टाइम आप लगा सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन ये तो मेरे को आता है, स्किप करो, अगला ये भी मेरे को आता है, उसको भी स्किप करो, ये नहीं आता मेरे को, उसको देख लो। वो तो तरीका आगे बढ़ने का है, लेकिन चीज़ों को बाईपास करने लगे फिर पार नहीं पड़ेगी। ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर हमारे पास होता है, एक तो डेफिनेशन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल। कोई भी ट्राइंगल है उसके जो एल्टीट्यूड्स होते हैं, एल्टीट्यूड में और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या फर्क है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साइड के मिड पॉइंट से पास होगा, अपोजिट वर्टेक्स से पास हो कोई जरूरी नहीं है। इसके मिड पॉइंट से पास हो रहा है और इसके परपेंडिकुलर भी है, बीसी के, ये बड़ा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस एबी के परपेंडिकुलर है, लेकिन अपोजिट वर्टेक्स से पास हो कोई जरूरी नहीं है। एल्टीट्यूड एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, इस वर्टेक्स ए से अपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। अब ये अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से पास होगा कोई जरूरी नहीं है, एंगल यहां 90 डिग्री है, एंगल यहां भी 90 है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपोजिट वर्टेक्स से पास हो कोई जरूरी नहीं है, एल्टीट्यूड अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से पास हो कोई जरूरी नहीं है, अलग अलग चीजें हैं दोनों। इक्विलैटरल ट्रायंगल में एक ही होता है, वही लाइन तो एल्टीट्यूड है, वही लाइन मीडियन है, वही लाइन हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसी प्रकार वर्टेक्स बी से अपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, जहां ये दो एल्टीट्यूड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट यहां पर ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। ऑर्थो सेंटर निकालें कैसे? निकालें कैसे? आपके पास एक इसमें डेफिनेशन है लास्ट, इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल जो ट्रायंगल है उस केस में सेंट्रोइड इन सेंटर, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर, ये सारे एक ही पॉइंट पर होते हैं, कोइंसाइड करते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में ये चारों पॉइंट एक ही पॉइंट पर होते हैं, कोइंसाइड करते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल का वही तो इन सेंटर है, वही ऑर्थो सेंटर है, वही सरकम सेंटर है और वही सेंट्रोइड है, सारे पॉइंट एक ही। चीजों को समझना पड़ेगा इनमें आपस में क्या रिलेशन है। अब इनस्क्राइब्ड आपके पास ट्रायंगल दी हुई है, उसका सेंटर निकलवा लिया, ट्रायंगल इक्विलैटरल है, सीधी सी बात है, जो सेंट्रोइड है वही सेंटर होगा, जो सरकम सेंटर है वही सेंटर होगा, जो इन सेंटर है वही सेंटर होगा, जो सेंट्रोइड है वही सेंटर होगा। अदरवाइज जर्नल ट्रायंगल की हम बात करेंगे, जर्नल ट्रायंगल की, तो उस केस में सेंट्रोइड ऑर्थो सेंटर और जो सरकम सेंटर है वो हमेशा कोलिनियर होते हैं, ऑलवेज कोलिनियर। किसी भी ट्रायंगल की बात करेंगे, ठीक है,
इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़कर, तो ये तीनों पॉइंट आपको एक ही स्ट्रेट लाइन के अंदर मिलेंगे, कोलिनियर। एंड जो सेंट्रोइड जी है ना, वो डिवाइड करेगा एच सी। एच आपके पास हो गया ऑर्थो सेंटर और सी हो गया सरकम सेंटर, इन द रेशियो 2:1। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सारे के सारे पॉइंट एक जगह हैं, और ट्रायंगल अगर इक्विलेटरल नहीं है तो ये तीनों पॉइंट आपको कोलिनियर मिलेंगे, एक ही लाइन के अंदर मिलेंगे। और जो सेंट्रोइड होगा जी, एच सी का मतलब क्या हुआ, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, आपके पास है ऑर्थो सेंटर, आपके पास है सरकम सेंटर ट्रायंगल के अंदर। जी जो है जी, वो इस एच सी को डिवाइड करेगा 2:1 में, यानी कि ऑर्थो सेंटर की तरफ कितने हिस्से होंगे इस सेगमेंट के, 2, और सरकम सेंटर की तरफ कितना हिस्सा होगा, 1 होगा। तो इनमें 2 के कोऑर्डिनेट दे दिए, मान लो आपको सरकम सेंटर दे दिया, ऑर्थो सेंटर दे दिया, आपसे सेंट्रोइड निकलवा सकता है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको याद है तो आप निकाल पाओगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाओगे। और जिस लाइन के ऊपर ये तीनों पॉइंट प्रेजेंट होते हैं उस लाइन को हम कहेंगे एलर लाइन। लाइन ऑन विच सरकम सेंटर, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर। ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, कभी सी एच कर दो, रेशियो 1:2 कर दो। जी जो सेंट्रोइड है वो एच सी, एच की तरफ 2 हिस्से, सी की तरफ 1 हिस्सा। जी डिवाइड्स एच सी, किस रेशियो में डिवाइड करेगा, इन द रेशियो 2:1। व्हाट इज जी, सेंट्रोइड, एच ऑर्थो सेंटर एंड सी सरकम सेंटर। ठीक है, सरकम सेंटर को सी कह दो, ट्रायंगल एबीसी, उससे अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको ओ कह दो, एच ओ। जी डिवाइड्स एच ओ इन द रेशियो 2:1। उसके बाद आपके पास इसमें 1-2 पॉइंट्स आते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर मैंने बता दिया सारे के सारे पॉइंट एक ही पॉइंट पर हैं, सारे कोइंसाइड करेंगे। उसके बाद आइसोस्कल जो ट्रायंगल है, कोलिनियर होंगे तीनों पॉइंट्स, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर। एक इसके अंदर बात आती है जो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है, ऑर्थो सेंटर कौन सा पॉइंट होगा, जिस वर्टेक्स के ऊपर 90 डिग्री का एंगल है वो ऑर्थो सेंटर है। क्या होगा हमारे पास, राइट एंगल जो ट्रायंगल दी हुई है उसके अंदर सरकम सेंटर, हाइपोटेन्यूज का जो मिड, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट है वो तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होता है। अगर ए बी सी आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, बेटा नोटबुक हमेशा साथ लेके बैठें, जो कॉन्सेप्ट आपको ना पता वो कॉन्सेप्ट लिख लिया जाए। एक बार मैंने बता दिया लेकिन बार बार आप रिवाइज करोगे तब वो याद रहेगा। अब रिवाइज उस केस में करोगे जब नहीं लिखा हुआ होगा। हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट है वो हमेशा तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होता है। एच ए, एच बी और एच सी तीनों आपस में इक्वल है। तो हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट है, ये पॉइंट तो यहां काम करेगा सरकम सेंटर का। इसका काम करेगा सरकम सेंटर। और ऑर्थो सेंटर वो वर्टेक्स है ट्रायंगल का जहां 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। ऑर्थो सेंटर हमारे पास वो पॉइंट होगा जहां 90 डिग्री का एंगल है। इस वर्टेक्स से यहां परपेंडिकुलर ड्रा करोगे इस साइड के ऊपर तो यहां आएगा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करोगे यहां आएगा। उन दोनों परपेंडिकुलर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ गया। एक एल्टीट्यूड ड्रा किया सी से, एक एल्टीट्यूड ड्रा किया बी से, दोनों एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए है। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है सरकम सेंटर, और वो वर्टेक्स जहां 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है वो वर्टेक्स हमारे पास होता है ऑर्थो सेंटर राइट एंगल ट्रायंगल में।
इक्विलेटरल का बता दिया, आइसोस्केल का कि कोलिनियर मिलेंगे। जी एच और सी कोलिनियर होंगे, जी डिवाइड करेगा एच सी को 2:1 में। वो जर्नल और इनसे डिफरेंट स्केलिन ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल है, सभी केसेस में वो कंडीशन वैलिड होगी। उसके बाद आपके पास कंडीशन आती है कि हाउ वी विल चेक वेदर गिवन ट्राइंगल इज राइट एंगल। चेक कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। साइड्स के रूप में आपको तीनों साइड्स की लेंथ निकालनी पड़ेगी। कोई भी दो साइड है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर लेस देन सी स्क्वेयर है, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर लेस देन ए स्क्वेयर है, सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर लेस देन बी स्क्वेयर है। तीनों कंडीशन अगर एक साथ सेटिस्फाई हो रही है, तीनों कंडीशन, तो ट्राइंगल आपको एक्यूट एंगल मिलेगी। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, तीनों एंगल एक्यूट होंगे। तीनों एंगल कैसे होंगे? एक्यूट। कंडीशन क्या है? तीनों साइड्स की लेंथ आपके पास है कि नहीं, दो साइड्स की लेंथ उसका स्क्वायर का सम ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, केवल एक कंडीशन नहीं, तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई हो, तीनों कंडीशन, तो उस केस में ट्राइंगल आपकी कैसी है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अगर आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर है, बी स्क्वायर साथ में दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस ग्रेटर देन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बेटा यहां जो कॉन्सेप्ट आपके पास है कि आपने सर कैसे डिसाइड किया एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगी या नहीं होगी, वो कॉन्सेप्ट हमारे पास हमने कोस ए, कोस बी और कोस सी निकाला हुआ है। कोसाइन फॉर्मूला, कोस ए की वैल्यू थी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। जब आपके पास बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर छोटा है किससे? ए स्क्वायर से, उल्टा लिख दिया, ये कंडीशन हमारे पास उल्टी आ गई। एक्यूट एंगल ट्राइंगल के केस में आपके पास ये कंडीशन आएगी, इन्हीं दो साइड्स के स्क्वायर का सम ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये केस आपके पास है, कोस बी की वैल्यू आ जाएगी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca, और कोस सी की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। अगर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बड़ा है ए स्क्वायर से, इन दोनों का सम इससे ज्यादा है, तो नंबरेटर पॉजिटिव हो गया, डिनोमिनेटर पॉजिटिव नहीं, क्योंकि दो साइड्स हैं और साथ में 2 है। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बड़ा है बी स्क्वायर से, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तीनों जो एंगल्स हैं ट्राइंगल के, उनका कोसाइन, कोस पॉजिटिव दिया हुआ है, इसका मतलब तीनों के तीन एंगल एक्यूट होंगे। तीनों के तीन एंगल कैसे होंगे? एक्यूट। ऑब्ट्यूज एंगल एक से ज्यादा नहीं हो सकता ट्राइंगल के अंदर, तो यहां साइन चेंज करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर, या फिर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर, तीनों में से यहां कोई एक कंडीशन, कोई एक। एक्यूट तो तीनों हो सकते हैं, लेकिन ऑब्ट्यूज एक से ज्यादा नहीं हो सकते। एक्यूट एंगल ट्राइंगल कब होगी? जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा है सी स्क्वायर से, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बड़ा है ए स्क्वायर से, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बड़ा है बी स्क्वायर से। किन्हीं दो साइड्स के स्क्वायर का सम, कोई भी दो उठाओ रैंडमली, ऑलवेज ग्रेटर देन द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज में कोई एक कंडीशन, तीनों नहीं, कोई एक, अगर ये सेटिस्फाई हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर छोटा है सी स्क्वायर से, तो ये कोस सी नेगेटिव हो जाएगा, और कोस सी नेगेटिव आने का मतलब एंगल सी हमारे पास कैसा होगा? कोस सी नेगेटिव। कोस नेगेटिव कहाँ होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। एंगल सी सेकंड क्वाड्रेंट में, एंगल सी ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो। राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता ही है पाइथागोरस थ्योरम का केस है। एक लास्ट कॉन्सेप्ट इसमें आता है, तीन लाइंस आपको दी हुई हैं, वो लाइन कनकरेंट है या नहीं हमें चेक करना है। कंडीशन फॉर कनकरेंसी ऑफ 3 लाइंस। एक्यूट एंगल होने के लिए तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी जरूरी है, साइमल्टेनियसली। और ऑब्ट्यूज एंगल होने के लिए तीनों में से कोई एक कंडीशन, दिस दिस और दिस, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल एक से ज्यादा नहीं हो सकता ट्राइंगल के अंदर। नेक्स्ट केस आपके पास दिया हुआ है, तीन लाइंस दी हुई हैं, वो एक ही पॉइंट से पास होंगी,
a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं। इसका मतलब क्या है कि इन्हीं दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होगा कि तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास हो रही है, कंकरंट लाइन। जो फर्स्ट और सेकंड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, फर्स्ट और सेकंड का, वही पॉइंट थर्ड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। थर्ड जो लाइन है उस इक्वेशन को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई। मैंने शायद 1 या 2 दिन पहले मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का कुछ बेसिक्स भेजे थे आप लोगों के पास, देखे या नहीं देखे? मैट्रिक्स की कुछ डेफिनेशन थी बस 2-3, डिटर्मिनेंट ज़्यादा ज़रूरी था कंपटीशन वाइज, तो साथ भेजा था। आप लोगों ने देखा या नहीं देखा? तो यहाँ से शॉर्टकट में मेथड आपके पास है, कंडीशन टू चेक वेदर द गिवन 3 लाइन्स आर कंकरेंट और नॉट। कोफिशिएंट्स a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 एंड c3। इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन अगर 0 आ रहा है, डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना मैंने बताया हुआ है, बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। आज से 2 या 3 दिन पहले 2 वीडियो आपके पास आए हैं, NTSC और 11th कॉम्पिटिशन, इस टाइप में कुछ लिखा हुआ हेडिंग, और उस नाम से 2 वीडियो आए हुए हैं। वहाँ आपके पास मैंने डिटर्मिनेंट डिस्कस किया हुआ, इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस की हुई है सारी की सारी, क्या होता है डिटर्मिनेंट, वो सारा सब कुछ वहाँ डिस्कस किया हुआ है। अब जिसने देखा या नहीं देखा, किसने देखा है किसने नहीं देखा, एक्चुअल में रिजल्ट आया कहाँ से, वहाँ डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने का तरीका बताया हुआ है। इसको मैं फर्स्ट रो से एक्सपेंड करूंगा, एक्सपेंडिंग बाई R1, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने का तरीका बताया हुआ है। फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट ले लिया a1, इनटू में ये एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में उनको छोड़ दो, ऊपर से नीचे प्रोडक्ट b2 c3 और माइनस का हो जाएगा b3 c2। माइनस साइन दूसरे एलिमेंट के साथ नेगेटिव क्यों आ रहा है उसका रीजन बताया हुआ है वहां पर। ये सेकंड कॉलम छोड़ दिया और फर्स्ट रो छोड़ दी, a2 c3 माइनस a3 c2 प्लस c1 इंटू ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दी। पहली रो के सारे एलिमेंट्स 1 बाई 1, पहला एलिमेंट लिया, ये एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम उनको हटा दिया, छोड़ दिया, बाकी जो बचा ऊपर से नीचे प्रोडक्ट पॉजिटिव, नीचे से ऊपर वाला माइनस किया। बीच वाले एलिमेंट के साथ नेगेटिव साइन आता है, क्यों आता है वो हमें वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है। ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दी, a2 c3 इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस का a3 c2 और लास्ट में प्लस c1 इंटू a2 b3 और माइनस का a3 b2, दिस इक्वल टू 0। ये आपके पास रिक्वायर्ड कंडीशन है। अगर तीनों लाइन कंकरंट है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, अब इसमें कॉन्सेप्ट कैसे बन सकता है, क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है। अगर आपके पास कैन द गिवन 3 लाइन्स बी द मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल, क्या दी हुई 3 लाइन ट्राइंगल की मीडियन हो सकती हैं? क्या दी हुई 3 लाइन किसी भी ट्राइंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो सकते हैं? क्या दी हुई 3 लाइन ट्राइंगल के एंगल्स के जो बाइसेक्टर्स हैं उनकी इक्वेशन हो सकती हैं? अगर ऐसा होगा तो जो 3 लाइन मीडियंस का काम कर रही हैं वो तीनों कंकरंट होंगी। जो 3 लाइन इंटरनल एंगल्स के बाइसेक्टर्स हैं वो कंकरंट होंगी, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। जो 3 लाइन साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का काम कर रही हैं उनकी इक्वेशन दी हुई होगी, वो कंकरंट होंगी, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। लेकिन इसमें ध्यान रहे, x के कोफिशिएंट के नीचे x का कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट के नीचे y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये शॉर्ट मेथड आपके पास है चेक करने का। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो उस केस में दी हुई 3 जो लाइन्स हैं वो आपको कैसे मिलेंगी, कंकरंट मिलेंगी। इसके कुछ क्वेश्चन रेजोनेंस में बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, वो आपकी मॉरल ड्यूटी है कि रेजोनेंस वाले क्वेश्चन हर हालत में मैं निकालूं। बेटा कुछ भी हो, अगर कामयाबी, एक तो देखो
बाईपास से निकलना है, 20 नंबर का आएगा, कोई बात नहीं। अरे NTSC टारगेट नहीं है, NTSC का आगे दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती है कि NTSC में हो गया तो पता नहीं क्या मिल जाएगा, और NTSC में नहीं हुआ तो पता नहीं किस रेस से बाहर हो जाएंगे। यहाँ दुनिया ख़त्म नहीं हो रही है, बहुत कुछ है आगे, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है आगे, ये बता देता हूँ। मैथ जीवन भर काम आएगा, जीवन भर, ठीक है। अब आपका रुझान हो सकता है अभी उसके अंदर वो सब्जेक्ट है, उसके मार्क्स ज़्यादा हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम लगाएं, उसमें मिनिमम एफर्ट से कम प्रयास से ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, कोई बात नहीं, छोड़ो इनको, पढ़ने की क्या ज़रूरत है। वो तो हो गया इन चीज़ों से दूर भागने का तरीका, एक्सक्यूज नहीं। जब मार्क्स आने दिन में क्यों नहीं आ रहे, मेन सब्जेक्ट्स में क्यों नहीं आ रहे? मार्क्स अगर आने हैं तो मेन सब्जेक्ट्स में क्यों नहीं? वो तो एक ठीक है भाई, सफल होने का हमने शॉर्टकट ढूंढ लिया कि वहाँ से आ जाएं, वहाँ से इतने आ जाएं, यहाँ से मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से तो इतने नंबर आ गए तो काम चल जाएगा। वो बेटा शॉर्टकट हो गया फिर। हाँ, मैक्सिमम 60 मार्क्स में से जो बच्चा ये हुंकार भर रहा है कि हाँ मेरे 55 मार्क्स या 50 प्लस आएंगे, 50 प्लस, वो ये मान के चले हाँ मैंने वास्तव में पढ़ाई की है। देखो इसमें कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं मैं, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उनसे रिलेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। लाइंस हमारे पास गिवन है एक्स वाई प्लस का 2x प्लस का 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। आप कहोगे ये कैसी लाइन हो गई, ये कैसी लाइन है, इक्वेशन तो दो ही है। ये आपके पास कंबाइंड इक्वेशन है दो लाइनों की, ट्रायंगल की जो दो साइड्स हैं उन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन दी हुई है। साइड की इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दो साइड्स की इक्वेशन है ट्रायंगल की, दो साइड्स की। ये दोनों साइड्स कलेक्टिवली एक सेकंड डिग्री इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगी, सेकंड डिग्री इक्वेशन को। वो सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या होगी, इसको मैंने L1 का है, इसको मैंने L2 का है, लाइन L1 लाइन L2, L1 इंटू L2 इक्वल टू 0, इन दोनों लाइनों की कंबाइंड इक्वेशन होगी। जब ये दोनों की लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये आपके पास कंबाइंड इक्वेशन है इन दोनों लाइनों, कंबाइंड इक्वेशन। जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो प्रोडक्ट आएगा, जर्नल सेकंड डिग्री इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, इन दोनों का प्रोडक्ट इस फॉर्म में आएगा। a1x को a2x से मल्टीप्लाई करूंगा, a1 a2 x स्क्वायर का कोफिशिएंट a हो जाएगा, यानी कि a1 इंटू a2 जो है वो हमारा a होगा। आपस में मल्टीप्लाई करना है इन सबको, b1y b2y को मल्टीप्लाई करेंगे, b1 b2y स्क्वायर, यहाँ पर by स्क्वायर है, b की वैल्यू b1 b2 हो जाएगी। यहाँ भी एक कॉन्सेप्ट बन सकता है, एक क्वेश्चन बन सकता है। दो लीनियर इक्वेशन दी हुई है, उनका प्रोडक्ट हमेशा इस फॉर्म में आएगा, हमेशा, श्योरिटी है। दो लीनियर इक्वेशन है, दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन है, उनकी कंबाइंड इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म में आएगी, श्योरिटी है। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स क्या होगा कि क्या इस फॉर्म की कोई भी इक्वेशन हमेशा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी? नो, कोई जरूरी नहीं है। उसके लिए कंडीशन हमारे पास है ए बी सी। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, बता देता हूं।
प्लस में 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² इफ इक्वल टू 0। ये कंडीशन है, ये जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है। 11th में और डिटेल में पढ़ाएंगे। ये सेकंड डिग्री इक्वेशन सर्कल को भी रिप्रेजेंट कर सकती है, पैराबोला को भी रिप्रेजेंट कर सकती है, हाइपरबोला को भी रिप्रेजेंट कर सकती है, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को भी रिप्रेजेंट कर सकती है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को कब रिप्रेजेंट करेगी? ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² इक्वल टू 0। वैल्यूज x² का कोफिशिएंट A, xy का कोफिशिएंट 2h, y² का कोफिशिएंट B, x का कोफिशिएंट 2g, y का कोफिशिएंट 2f और जो कांस्टेंट है वो c। A B C F G H इन सब की वैल्यूज स्टैंडर्ड सेकंड डिग्री इक्वेशन, जर्नल सेकंड डिग्री इक्वेशन ये होती है। तो दी हुई इक्वेशन को इसको आप इससे कंपेयर कर सकते हो। A0 है, B0 है, कंपेयर करेंगे डिटेल में। इसको इसके साथ कंपेयर कर रहा हूं, A0 और B0। XY का प्रोडक्ट यहां पर है 1, तो 2h की वैल्यू 1 आ गई, h 1/2 हो जाएगा। x का कोफिशिएंट है 2g, 2g इक्वल टू 2, g इक्वल टू 1 आ गया। y का कोफिशिएंट 2f, 2f इक्वल टू 2, f 1 आ गया। और जो कांस्टेंट है वो हमारा कितना है? 4, c4 है। ये A B C F G H सब की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू उठा के यहां पुट करना। अगर ये 0 आ जाता है तो ये आपको पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब मैं इसको ऐसे दो लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर पाऊंगा, एक्सप्रेस कर पाऊंगा। अब ये तो इजीली एक्सप्रेस हो जाएगा।